गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा हम लोग देख रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग एक 3 आवर्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन देंगे और हमारा इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ सॉल्व करने का जो पर्पज है वो सिंपल सा ये है कि हम ये जान पाए कि क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। और नो डाउट क्वेश्चन पेपर है तो सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस का हम लोगों को यहाँ आइडियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, एज वेल एज हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना एम्फेसाइज करना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना एम्फेसाइज करना है, ये बात हम लोग यहाँ सीखेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन के साथ में एक आइडियल आंसर शीट की बात हम लोग यहाँ करेंगे। आइडियल देखिए एक परफेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में या जो हाईएस्ट अचीवर है उस स्टूडेंट की कॉपी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में इस साल 33 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसमें आपके 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी एज वेल एज ई। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 मार्क्स वाले होंगे, बाकी 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो असर्टन एंड रीजनिंग के होंगे, जिनको हम लोग हॉट्स भी कह सकते हैं। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को इसी सेक्शन में मिल रहे हैं। देन आफ्टर सेक्शन बी में केस स्टडी बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें अगेन 4 पार्ट्स हो सकते हैं या 2 पार्ट्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पे ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स रखेगा। सेक्शन सी में आप लोगों को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन डी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे लास्ट वाला सेक्शन ई, जो एज यूजुअल अगर मैं देखूं तो पिछले 30 साल से 5 मार्क्स का ही चला आ रहा है, इसमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन पेपर को आपने कहां से लिखना शुरू करना है, इसके लिए मैं पहले एक गाइडलाइन देना चाहूंगा कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, अगर आपको पहले 10 क्वेश्चंस में आंसर 8 भी कंफर्म है, अगर 8 क्वेश्चंस का आंसर भी कंफर्म है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है बिगिनिंग से ही क्वेश्चन पेपर को शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम खराब ना हो, आप बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें, 1 वर्ड या मैक्सिमम 1 सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स में मिल जाता है, कोई डेफिनेशन, तो उसमें 2 या 3 सेंटेंस हो सकते हैं। 3 सेंटेंस से ज्यादा तो एट एनी हाउ नहीं होना है। मैथमेटिकल चीजों को ज्यादा लाने की कोशिश करें, क्योंकि कम लिखने से ही हमारा ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, तो हमारा टाइम बचता है। कई बार हमें पता नहीं लगता, हम एक नंबर के क्वेश्चन में ही इतना सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं कि फिर जो लास्ट के हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनमें कंपैरेटिवली हम लोगों को ज्यादा लिखना होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे शॉर्ट फॉर्म में रह जाते हैं, छूट जाते हैं या व्हाटएवर सो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें, अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आगे से ही शुरू करें। अगर कोई बच्चा किसी भी कारण से ऐसा फील करता है कि आउट ऑफ 10 उसका जो कमांड है वो 2, 3, 4 क्वेश्चनों पे ही है, तो उसको बैक साइड से पेपर शुरू करना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जब भी आप आंसर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो 2 आंसर्स के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप आपने बिल्कुल छोड़ना है। फालतू आपने लिखना नहीं है, फालतू जगह भी आपने नहीं छोड़नी है, लेकिन हर आंसर के बाद 2 लाइन का गैप कम से कम आपको लिखना है। जहां तक क्वेश्चन नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सीक्वेंस में करते चले जाइए। इन केस कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटक रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं या उसके बीच में स्पेस छोड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, दोनों ही तरीके आपके पास में है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा चॉइसेस के। तो देखिए, ओवरऑल चॉइस कोई भी नहीं होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है। अब उस इंटरनल चॉइस में 2 चीजें आपको मिलती हैं, तो उसमें अगर बाय द वे आपको दोनों ही आंसर आ रहे हैं, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज से होंगे, एक ही चैप्टर से होंगे, लेवल दोनों का सेम होगा, कॉन्सेप्चुअल है तो दोनों कॉन्सेप्चुअल होंगे, दोनों न्यूमेरिकल होंगे, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आप उसमें देख लें कि आपको कम समय किस में लगने वाला है और आप किस आंसर में मोर कॉन्फिडेंट हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट के अंदर, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही अच्छा स्कोर आपको मिलने वाला है।
डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग सेक्शन ए की, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखना चाहेंगे। ये 3 क्वेश्चन मैं यहां देख पा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज अटेन्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क। अगर आपने नोट्स देखे हो तो उसमें एक लिस्ट हमने दी हुई है। ग्लास रॉड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ही आता है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर इसमें मुश्किल क्वेश्चन भी आता है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जब दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो जिस बॉडी का ज्यादा मेटलिक करैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। मैंने कहा कंपेयर करना है आपने दोनों बॉडीज को। जो ज्यादा मेटलिक करैक्टर रखती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और कंपैरेटिवली जो लोअर मेटलिक करैक्टर रखती है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मिलेगी। तो आपको सिर्फ वन वर्ड लिखना है, पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, कोई फ्रेज नहीं बनाना, कोई आपको सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ आपने लिखना है पॉजिटिव चार्ज। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये तरीका और अच्छा है, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आप लिखेंगे। मैं अभी आइडियल सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ -16 माइक्रोकूलम। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई पर बनता है। यहां माइनस का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको सिर्फ माइनस वाला साइन ही कंसीडर करना है। अब यहां सिंपल सा आप इसमें वैल्यू डालेंगे, कैलकुलेशन बैक साइड में करेंगे। इससे बेटर है कि यहीं पे कर दें, ज्यादा बेटर होगा। आप यहां पे लिखेंगे 16 इंटू 10 टू पावर -6, ये माइक्रो है तो -6 इक्वल्स टू -n E 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब इसको फॉर्मूले को पहले आप कवर कर लेते, यहां लिख लेते n इक्वल्स टू Q बाई E विद नेगेटिव साइन, तो भी बेटर था। तो पहले आप फॉर्मूले में ये करेक्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे। तो यहां से देखिए, अगर मैं इसको यहां प्लेस कर दूं 1.6 तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -5। अब अगर मैं इसे उधर ले जाता हूं तो ये प्लस का 5 होता है। ओरल कैलकुलेशन करना बता रहा हूं, बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो 10 टू द पावर 14 आपका जो ये वाला आंसर है ये सही होना चाहिए। आप 1.6 से डिवाइड करते हैं इसको तो ऑब्वियसली ये आपका 1 ही आता है। इनकेस किसी क्वेश्चन में आपको ये 1.6 सेम नहीं मिलते, अलग अलग मिलते हैं, तो आप डिवाइड कीजिए। लेकिन ध्यान रहे जो नोटेशन है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। यानी अगर मेरे को आता है 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 14 तो ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन है, यानी एक डिजिट के बाद मेरा डेसिमल यहां पे आ रहा है। तो एग्जामिनर सिर्फ इसको चेक करता है, इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं होती। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है, कई बार पॉसिबिलिटी भी पूछ लेता है। अगर मान लीजिए फ्रीगमेंट में आ रहा है, जैसे 2.3 इंटू 10 टू पावर 14 आ रहा है, फ्रीगमेंटल है, तो मे बी ये चार्ज पॉसिबल ही ना हो। तो आपको यहां वो सब कुछ नहीं देखना। पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर वो पूछता है चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तभी वो बात बतानी है। अदरवाइज तो आपने अपनी कैलकुलेशन देनी है और लिख देना है। लेकिन हाँ, आप कॉमन सेंस की बात जरूर कर सकते हैं कि अगर आपका आंसर उल्टा सीधा आता है, फ्रीगमेंट्स में आता है, चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, तो आप जरूर एक बार उसको देख सकते हैं कि कभी मैंने कोई गलती तो नहीं की है। नेक्स्ट इसका ऑप्शनल पार्ट, which physical quantity from velocity, frequency, wavelength does not change spectrum lines in EM spectrum, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो बच्चों, ज्यादातर बच्चे इस पार्ट पे गलती करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। ऑप्टिक्स में 10th से ही आप लोग पढ़ के आते हो, 9th से ही पढ़ के आते हो कि जब कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता। आप कहते हो जो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन फर्क है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कह रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात आप करोगे तो उसमें वेलोसिटी वो क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को इससे जोड़ने की कोशिश ना करें, दोनों ही बिल्कुल फर्क क्वेश्चन है। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ें तभी आंसर दें। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस।
देखो बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अगेन। वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है या एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो स्मॉल के Q1 Q2 ओवर R ये होता है। अब अगर आपको इनको सेपरेट करना है चार्जेस को, तो ऑब्वियसली ये R आपने इंफिनिटी डालनी है। जब आप इस R को इंफिनिटी डालोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि वो दो चार्ज कह रहा है तो दोनों का साइन सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। अब उसने तो कहीं भी नहीं कहा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप अपनी तरफ से पॉजिटिव ले सकते हैं। वर्क डन यहाँ पे 0 कह सकते हैं। एक आंसर इसका कॉन्सेप्चुअल और भी हो सकता है, वो हो सकता है द नीड ऑफ अमाउंट वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी पॉजेस्ड बाय द सिस्टम। यानी आपने आंसर को वहीं के वहीं घुमा दिया, और बात भी ठीक है कि भैया सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है, उतनी एनर्जी चाहिए या उतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा दो चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने का। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस में कोई स्टूडेंट ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कि 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। नहीं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर ले जाना है। इट मे बी 1 सेंटीमीटर, मे बी 2 सेंटीमीटर, व्हाटएवर हो, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है उससे बाहर ले जाना है। अब स्टूडेंट्स, मैं इन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखाना चाहूंगा जो हमारे हाईएस्ट अचीवर स्टूडेंट ने किया है। देखें जरा, बड़ा अच्छा बच्चा है, नो डाउट अच्छा स्कोर इसका है। देखिए ये आंसर शीट है उसकी, तो देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन सिंपल सा पॉजिटिव चार्ज लिखा है उसने। दूसरे क्वेश्चन में पूरी सॉल्यूशन उसने यहां पे किया है, बिल्कुल उसी तरीके से किया है, n इक्वल्स टू वैल्यूज डाल करके। बच्चों इट्स योर चॉइस, आप इस कैलकुलेशन को ओरल करें या व्हाटएवर सो यहां पे लिख के करें, लेकिन आपका आंसर फाइनल यही आना चाहिए। और इवन दैट बेटर ये होगा कि यहां आप जो है निश्चित रूप से इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, या तो बॉक्स के अंदर बनाएंगे या तो हाईलाइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, amount of work done is equals to potential energy of the system। very good answer। आप यहां पे सीधे सीधे वो भी दे सकते थे, स्मॉल k Q1 Q2 ओवर R, मैं R की वैल्यू को इंफिनिटी प्लेस करके 0 भी कह सकते थे। बाकी ये आंसर भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो तीनों ही आंसर्स आप देखेंगे बच्चे ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, ऐसे ही आपको भी अटेम्प्ट करनी चाहिए। मैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दैट इज ईयर 4 5 6। मैं 3 क्वेश्चंस यहां 4 क्वेश्चन उठा के देखता हूं। देखिए पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको आइडियल सॉल्यूशन दूंगा। ए वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच ट्वाइस। रेसिस्टिविटी रो है और इसको स्ट्रेच किया है, तो बच्चों आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन क्या है मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा, दिमाग में क्या आना चाहिए वो समझ लो। मान लीजिए ये आपके पास कोई वायर है और जब आप इसको स्ट्रेच करते हो तो लेंथ तो इसकी डबल हो जाती है, लेकिन साथ साथ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाएगा। लेंथ अगर बढ़ेगी तो एरिया उसका कम हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बात स्ट्रेच वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये एक अलग बात है कि उसने इस चीज को यहां पे पूछा है नहीं पूछा है, मैं अभी क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं, लेकिन आपका ठीक प्रोसेस कैसे काम करेगा ये बात आपने यहां पे समझनी है। What will be its new resistivity? अब देखिए क्वेश्चन उसने दिया, स्ट्रेस देखते ही जो हाइपर स्टूडेंट होते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। भैया पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो, ये बात ठीक है कि आपके दिमाग में ये बात आ गई, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि नई रेसिस्टिविटी क्या है। अब वायर को स्ट्रेच करने पे सबको पता है कोई रेसिस्टिविटी में चेंज नहीं आता, तो अपना आंसर या तो आप लिखेंगे रो या तो लिखेंगे नो चेंज, दोनों में से कोई भी आंसर आप जो है दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ही ऑल्टरनेटिव पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको देखते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम सोर्स इज गिवन बाय I equals to 10 sin 3140, what is the effective value of current and frequency। देखिए दो बातें पूछी हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और फ्रीक्वेंसी, दो चीजें पूछी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है I0 ओवर स्क्वायर रूट 2, जिसको हम लोग I इफेक्टिव वैल्यू के नाम से जानते हैं। और जहां तक फ्रीक्वेंसी की बात है तो डियर स्टूडेंट्स आइडियल इक्वेशन से मैं इसको कंपेयर करूंगा, I is equals to I0
साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। ये आपका आइडियल इक्वेशन होता है। तो डिस्टेंस आई नॉट तो आपने कंपेयर किया, 10 आ गया, यहां पे प्लेस कर देंगे आप, तो इसको पहला आंसर आ जाएगा 10 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब कोई जरूरी नहीं है आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन 10 अपॉन स्क्वायर रूट 2 लिखने के साथ में एम्पियर जरूर लिखेंगे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। और जो दूसरा पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे तो 2 पाई न्यू टी इक्वल्स टू आपका 314 होगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और न्यू इक्वल्स टू 314 ओवर 2 पाई। तो पाई कितना है 314। यहां से फ्रीक्वेंसी आपका 50 निकल के आ जाता है। अब जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं उनको तो याद भी रहता है कि अगर यहां पे ये फिगर 314t आ रही है तो निश्चित सी बात है फ्रीक्वेंसी 50 ही होगी। कुछ लोगों को याद भी हो जाता है। तो अब चूंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, मैंने तो यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है, कैलकुलेशन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंट है तो डायरेक्ट आंसर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहां आपको यूनिट एम्पियर लिखना है और यहां पे ये हर्ट्ज लिखना है। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा जैसा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है यूनिट भी देखोगे क्या? हाँ बिल्कुल देखेंगे भैया, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं है। कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन दोनों देनी है। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी आपने यूनिट जरूर देनी है। अगर कोई अलजेब्रिक क्वांटिटी है तो उसमें आपको यूनिट एज वेल एज उसका साइन जरूर देना है। ये अंडरस्टूड है, कोई इसके लिए आपसे अलग से नहीं कहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेट? अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, पहले उसने इनसाइड पूछा है, फिर उसने आउटसाइड पूछा है, तो आपको अपना आंसर इसी सीक्वेंस में देना चाहिए। यहां पे लिखना चाहिए इनसाइड, और इनसाइड क्या होता है? इनसाइड होता है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड क्या होता है बच्चों? दूसरा हेडिंग आप दोगे आउटसाइड के लिए, ये होता है नॉर्थ टू साउथ। आप सीक्वेंस यहां चेंज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले आउटसाइड ही दे देते हैं फिर इनसाइड ही देते हैं, तो इस तरह की हरकत आप ना करें। जिस सीक्वेंस में उसने पूछा है उसी सीक्वेंस में आप आंसर दें। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बात करें हम लोग। वोल्ट सेकंड इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? ऐसा क्वेश्चन या तो डायरेक्ट हो जाता है, नहीं तो फिर आपको हेल्प लेनी चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस की। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आप करते हैं तो आपको ये वोल्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट मिलता है। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, वोकैबुलरी बेस है। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिलता है मेरे को सीएम, कूलम मीटर। कूलम मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मिलता है। अब वोल्ट सेकंड, जरा ध्यान से सोचो, वोल्ट सेकंड क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां सबसे आसान तरीका आपको बताना चाहूंगा। वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो है कहां से आता है? वो आता है वर्क डन अपॉन चार्ज से। तो वोल्ट तो आपको आ गया वर्क डन अपॉन चार्ज से मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। अब देखिए वर्क डन इनटू सेकंड अपॉन चार्ज, इससे आपको नई क्वांटिटी क्या बनती है? नो डाउट, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, तब तक देखें तो सही कि आपका दिमाग किस एक्सटेंट तक वर्क कर रहा है। नीचे वाला तो आंसर कूलम मीटर बार बार हम लोग पढ़ के आ रहे होते हैं। इवन इसके रिप्रेजेंटेशन पे भी आपको डिस्कशन देते हैं कि बच्चों इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका C कैपिटल आएगा, फिर M स्मॉल आएगा। अब ये सेंटीमीटर जैसा ना लगे इसलिए बीच में आप हाइफन डालोगे। डाइपोल मोमेंट के लिए आप ये यूनिट देते हो। तो डियर स्टूडेंट, आई होप सो आपने सोच लिया होगा, आपके लिए एज असाइनमेंट है। तो आप वोल्ट सेकंड को जरा ध्यान से सोचो, कैपेसिटेंस की तरफ जा सकते हो, और भी कई सारी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ जा सकते हो। देखो जरा क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की, 10 की, 8, 9, 10 यहां तक हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आइडियल सॉल्यूशन में आपसे डिस्कस करूंगा। हाउ कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी? बच्चों बहुत बार हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जिसको आप लोग XC कहते हो, ये 1/2 पाई न्यू C के बराबर होती है।
यहां से XC आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। तो बच्चों यही बात नहीं रुक जाती, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आपसे डिस्कस होता है और कई बार इन दोनों क्वांटिटी के बीच में वो आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ लेता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का आता है, इसमें आप एक तरफ XC लेते हो और दूसरी तरफ क्या लेते हो, फ्रीक्वेंसी लेते हो। तो ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स आपको मिलता है। फिर है हाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे आप लोग XL कहते हो, ये होता है 2 पाई न्यू L। तो यहां L और XL दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए भी ग्राफ आप समझ लो। यहां नहीं पूछा गया लेकिन आपको ये ग्राफ आना चाहिए। यहां आपने XL ले लिया और यहां पे न्यू ले लिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर आप 3R के क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास से ये सारे तैयार कर लेते हैं तो आपके 40 आउट ऑफ 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। 40 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले आओगे। पहले से भी मैं कहता आया हूं, सारा का सारा स्ट्रगल जो है वो 55 आउट ऑफ 70 से शुरू होता है। 55 तक मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाते हैं। और फिजिक्स पढ़ने का तो पर्पज ही तब सॉल्व होता है जब हम 90 प्लस में मार्क्स लेके आते हैं आउट ऑफ 100। उससे पहले तो फिजिक्स पढ़ना मेरी नजर में तो बेकार ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं और यही क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं, किसी भी फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आप यहां लिखेंगे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सीधे सीधे लिखे हैं XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और यहां पे आप लिखे हैं क्या XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सॉरी फ्रीक्वेंसी न्यू। तो बच्चों ये आपने कॉन्सेप्ट देना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 EM waves wavelengths 400 एंगस्ट्रॉम एंड 800 एंगस्ट्रॉम। कितनी मजेदार सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक छोटा सा चैप्टर जिसमें से 3 मार्क्स का कंटेंट आपका आता है। 2 क्वेश्चन तो यही डिस्कस हो गए और सेम क्वेश्चन है बच्चों। पहले अगर आपने सही किया है, ठीक से क्वेश्चन किया है, तो ये भी वही आंसर है। तो क्या होगा, यहां पे रेशियो देना है, बस इतना लिखना है 1:1, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। कब से समझा रहे हैं आपको, कितनी आसान सी बात है, 10th से ही पढ़ के आ रहे हो। प्लेन मिरर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ की इंफिनिटी होती है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए है, आंसर तो डायरेक्ट सबको पता है क्या होती है। फोको लेंथ भी इसकी इंफिनिटी होती है, पावर इसकी 0 होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इंफिनिटी होती है। प्लेन मिरर के लिए, प्लेन शीट के लिए, हर किसी के लिए। आपको याद होगा मैंने क्लियर किया था कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उसकी कर्वेचर ज्यादा है, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसकी कर्वेचर कम है। ऐसा हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया था जब हम लोग एयर बबल की बात कर रहे थे, याद होगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां से ये सारी चीजें कोरिलेट हो जाती हैं। अब डायरेक्ट किसी बच्चे को याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो आप कोरिलेट करके आंसर देंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आइडियल सॉल्यूशंस जो हमारे हाईएस्ट अचीवर ने लिखे हैं। देखिए क्या लिखता है वो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा उसने, 6 और 7 यहां की है। देखते हैं अभी क्या क्या किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है रिमेन अनचेंज। अब ये इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है 1 मार्क्स में, ठीक है ना। सिर्फ वो इतना लिखता सेम या अनचेंज तो उतने से काम चल जाता। अगर उसने रिमेन अनचेंज, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसने हैलो इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर बना दिया कि भैया तेरे को सब कुछ पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना टाइम इस आंसर को लिखने में नहीं लगाना चाहिए। आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना है, रिमेन्स अनचेंज बिकॉज रिमेन्स अनचेंज, सिर्फ इतना ही आंसर लिखिए आप, या नो चेंज इतना लिखिए। बाकी की जो चीज लिख रहा है वो निश्चित रूप से आपका टाइम जाया हो रहा है, इसको बचा के रखिए जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनके लिए। कूलम मीटर इज अ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखिए यहां उसने क्या किया, सेम सीक्वेंस में लिखा, गुड, ऐसे ही आपको भी लिखना चाहिए। साउथ टू नॉर्थ इनसाइड और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। तो बिल्कुल ऐसा ही बच्चों आप लोगों को लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इसको अटेंड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों निश्चित रूप से।
अब मैं नेक्स्ट की बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया, देखते हैं जरा आप लोग। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नो डाउट यहां वो अपना टाइम बचा सकता था सिर्फ एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख के, इतने से भी काम सही हो जाता, और ये उसने लिखा है तो ये तो ठीक है ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों का है करंट सेंसिटिविटी का। शायद सीक्वेंस कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, अब आगे क्वेश्चन आ रहा होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर is the deflection produced when unit current is passed through galvanometer। करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन पूछी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो बच्चों आपने डिफाइन भी देनी है, और IS इक्वल्स टू NBA ओवर के भी लिख सकते हैं, और इसकी SI यूनिट जो है वो रेडियन पर एम्पियर है। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा उसमें पूछा है, तो आपने ज्यादा ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 1:1 लिखा, देखिए 1 मार्क्स पूरा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। पूरा सेंटेंस आप बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि टाइम आपको बचाना है तो आप सिर्फ इंफिनिटी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखेंगे, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किए 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से आगे की बात करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।